तो नॉर्थ बैंगलोर में आपको 8 से 10% एनुअली रिटर्न देता है, और यही अगर ईस्ट बैंगलोर देखिएगा तो 6 से 9% के आसपास में रिटर्न देता है। हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल क्लैरिटी आएगा कि अगर वो नॉर्थ और ईस्ट बैंगलोर में कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना मन बना सकेंगे। नमस्ते व्यूअर्स, आपका स्वागत है इनसाइडर ओपिनियन के आज के पॉडकास्ट में। आज हम करेंगे कंपेयर नॉर्थ और ईस्ट बैंगलोर के प्रॉपर्टी मार्केट। सब्सक्राइब करते रहिए इनसाइडर ओपिनियन को यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। कई सारे लोग जो बैंगलोर में रहते हैं या नए आते हैं वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा नॉर्थ और ईस्ट बैंगलोर में कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्थ बैंगलोर एयरपोर्ट के पास है, पर ईस्ट बैंगलोर में ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। इस टॉपिक पर समझने के लिए आज हमारे साथ हैं एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जिन्होंने दक्षिण भारत में 1000 से ज्यादा परिवारों को अपने पहले प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड किया है। प्लीज वेलकम मिस्टर संजीव सिंह। थैंक यू प्रतीक भाई। मिस्टर संजीव, आप रियल हब वेंचर्स के को फाउंडर और सीईओ हैं। आपके पास रियल एस्टेट इंडस्ट्री का 17 साल का गहरा एक्सपीरियंस है और आप बड़े बिल्डर्स जैसे प्रेस्टीज, ब्रिगेड और टाटा ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं। तो संजीव जी, आपका स्वागत है और शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे बहुत पूछा। नॉर्थ और ईस्ट जी बैंगलोर की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में क्या स्पेशल बातें हैं और हर साल प्रॉपर्टी की कीमतों में कितना एप्रिसिएशन होता है? देखिए प्रतीक जी, ये ना सबसे अहम सवाल आज हमारे डे टू डे लाइफ में हो गया है, क्योंकि हम हर रोज कस्टमर से बात करते हैं तो उनका जो जितने भी इन्वेस्टर्स सब बोलते हैं कि हम नॉर्थ में इन्वेस्ट करें कि ईस्ट में इन्वेस्ट करें। देखिए, सबसे पहली बात, थोड़ी हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ में क्यों इन्वेस्ट करना है और ईस्ट में क्यों इन्वेस्ट करना है। ये नॉर्थ में क्या है कि सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज है इसकी प्रॉक्सिमिटी है, जिसे हम मतलब कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एकदम बहुत नजदीक है, ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट इनका जो अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं तो कहूंगा कि इसमें वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है थोड़ा बहुत। एक है STRR, जिसे हम सैटेलाइट टाउन रिंग रोड कहते हैं। ये हमारे श्री नितिन गडकरी जी का प्रोजेक्ट है। इसके बारे में उन्होंने बताया भी था, और ये मोर और लेस आधा दाबसपेट से लेकर होसकोटे तक ये चालू भी हो गया है रोड। और दूसरा है पेरिफेरल रिंग रोड, जो कि आने वाला है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चरल रोड के वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो रही है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि IT और एरोस्पेस पार्क यहाँ पे मतलब धड़ल्ले से बढ़ता जा रहा है। पहले तो हमारे पास सिर्फ मान्यता टेक पार्क था इस तरफ, बट अभी एक एरोस्पेस पार्क है, KIADB है, उसमें काफी सारे आपके IT और ऑफिसेज आ रहे हैं। बेलारी रोड, जिसे हम एयरपोर्ट रोड भी कहते थे, ये बहुत ही वेल कनेक्टेड है सिटी से। तो और इसमें इस रोड पे आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक मेट्रो का भी एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरी यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हाई एंड रेजिडेंशियल और मिक्स यूज डेवलपमेंट, मतलब दोनों बन रहे हैं आपको। मतलब एफोर्डेबल सेगमेंट भी है, हाई एंड भी है, सब कुछ है। नॉर्थ बैंगलोर में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड प्राइसेस एट दिस पॉइंट, इस समय में जो लैंड प्राइसेस है, इसके एफोर्डेबल सेगमेंट में ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थोड़ा ईस्ट बैंगलोर की तरफ आएंगे तो ईस्ट बैंगलोर आपका मेजरली वो इसलिए फेमस है या इसलिए इन्वेस्टमेंट करने लायक है क्योंकि वहां पे व्हाइटफील्ड और ITPL ऐसा जगह, जो IT कॉरिडोर पूरा सेटअप किया गया है। टॉप MNCs वहां पे लगी हुई हैं, काफी समय से हैं, और स्टार्टअप्स भी वहीं पे ऑफिसेज आते हैं। वो एक वेल डेवलप्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। कनेक्टिविटी वाइज देखिएगा तो ये आपका आउटर रिंग रोड मतलब पूरा एक बड़ा रोल प्ले करता है ईस्ट बैंगलोर को ग्रो करने में। हालांकि अब ये पहले आउटर रिंग रोड होता था, मेरे ख्याल से ये एकदम सिटी के अंदर आ गया, ये इनर रिंग रोड ही है एक तरह से। यहाँ पे कई टेक पार्क्स हैं आपके ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जैसे प्रेस्टीज टेक पार्क हो गया, EPIP जोन है, बागमने टेक पार्क है, बहुत सारी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आपका जो लाइफस्टाइल है वो अर्बन लाइफस्टाइल है। यहाँ पे आपको अर्बन लिविंग है ना, विथ प्रीमियम गेटेड कम्युनिटीज ज्यादा है। यहाँ पे जो भी आप गेट कम्युनिटी देखेंगे जो आज की डेट में बन रहा है, वो आपका गेटेड कम्युनिटी है। ईस्ट बैंगलोर में इन्वेस्ट करने का एक वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है, यहाँ का रेंटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब रेंटल डिमांड जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। मतलब रेंटल काफी अच्छी है इसकी, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेज और रेसिडेंस जो है, इट्स अ वॉकेबल डिस्टेंस, और आज के डेट में बैंगलोर में कोई ज्यादा ट्रैवल करना नहीं चाहता है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया कि नॉर्थ में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ईस्ट में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आप मेजरली मेरे से पूछेगा तो सब लोग नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नॉर्थ की तरफ अच्छा हो रहा है। रीजन क्या है कि जो अभी आपका जो दूसरा सवाल आपने इसमें पूछा था कि एनुअल एप्रिसिएशन क्या हो रहा है, जो मैं इसी से कनेक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्थ में क्यों कर रहे हैं। जो एप्रिसिएशन है आपका, अगर मान लीजिए हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नॉर्थ बैंगलोर में आपको 8 से 10% एनुअली रिटर्न देता है। बट यही अगर ईस्ट बैंगलोर देखिएगा तो 6 से 9% के आसपास में रिटर्न्स देता है।
तो मोटा मोटी देखा जाए तो अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके जल्दी पैसे बना के निकलना है तो ईस्ट बैंगलोर में इन्वेस्ट करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में डबल करके निकलना है तो नॉर्थ बैंगलोर में करो। यही मेरा कंक्लूजन है। बहुत अच्छी इंसाइट है सर, वो शुरुआत करते ही आपने बहुत अच्छी इंसाइट दे दी हमारे व्यूअर्स को। तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। मैं पूछूंगा कि नॉर्थ बैंगलोर में आगे आने वाले कौन-कौन से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं? अब जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि नॉर्थ बैंगलोर में एयरपोर्ट है, तो उसके अलावा और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? सर देखिए, मेरे हिसाब से जो मैं रीड कर पा रहा हूँ और अगर गवर्नमेंट उस हिसाब से काम करती है और अगर इस चीजों को खत्म करती है तो जो एयरपोर्ट लाइन का जो ब्लू लाइन है, सिल्क बोर्ड से लेकर जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो कनेक्ट करती है हेब्बाल और यलहंका से होते हुए जो आती है, वो वाला 2025 तक कंप्लीट होने का वो है। ये वाला जो है ना सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। और ठीक उसी तरह से एक रेड लाइन है जो हेब्बाल से सरजापुर लाइन तरफ जाती है, वो भी जो कि आपको सारे आईटी हब्स और अदर सिटी पार्ट्स को कनेक्ट करती है। इसके बाद आपका, जैसे मैंने अपने पिछले उसमें कहा था कि पेरिफेरल रिंग रोड, देखिए पेरिफेरल रिंग रोड ये जो है ना ये 65 किलोमीटर रोड कनेक्टिविटी है, जो कि आपका तुमकुर रोड और क्या बोलते हैं बेलारी रोड, ओल्ड मेड्रास रोड, होसा रोड, ये सबको कनेक्ट करती है। ये आपका क्या, इसके आने से क्या होगा, मतलब लोग पूछेंगे ठीक है भाई आ जाएगा तो क्या होगा। इसके आने से क्या होगा, जो आपका आउटर रिंग रोड का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम हो जाएगा और नॉर्थ बैंगलोर की तरफ एक्सेस जो है ये थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये पेरिफेरल रिंग रोड का रोल रहेगा। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये सारे एक एक पॉइंट जो है ये बहुत जरूरी है ये इनसाइट के लिए कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अबे एसटीआरआर की बात हम करते हैं प्रतीक जी, 280 किलोमीटर का कनेक्टिविटी है ये सैटेलाइट टाउनशिप जो है दोडबलापुर, होसकोटे और देवनहल्ली का। इसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि डेफिनेटली आपको ग्रोथ कॉरिडोर इस एरिया में जितने भी आएंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज आएंगी, वो डेफिनेटली एप्रिसिएशन अच्छा होगा। अभी आप एक देखेंगे जनरली, है ना, आपने आईटी पार्क्स देखे हैं जो एसईजेड होते हैं। नॉर्थ बैंगलोर में एक जगह है जिसे हम बागलूर कहते हैं, जहाँ पे KIADB करके एक बनाया है इन्होंने। वहां पे आपका एरोस्पेस पार्क है और वो हार्डवेयर पार्क भी है। ये एरोस्पेस पार्क जो है ना ये एसईजेड है। आज तक सिर्फ आईटी के लिए ही एसईजेड होता था। तो ये एक 3000 एकड़ का KIADB जो है, जो कि आपका आईटी भी है, हार्डवेयर पार्क भी है, एरोस्पेस भी है। तो ये इतने सारे ऑफिसेज आने के वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ITPL बन रहा था तब व्हाइटफील्ड में लोग बोलते थे कि भाई कौन आएगा यहाँ पे, इतना दूर कौन आएगा। लेकिन आज ITPL बन गया, देख लीजिए 14-15 हजार पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है वहां पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वो आपको रेप्लिकेट करने वाला है। दूसरा मेन क्या है कि आपको एक चीज और रहेगा, मान्यता टेक पार्क का एक्सपेंशन हो रहा है और थनीसंद्रा रोड और हेब्बाल, ये पूरा एरिया भी पूरा आपका कॉर्पोरेट ऑफिस से कंप्लीट आ रहा है। यहाँ पे एक हाई स्पीड रेल लिंक बन रहा है इस तरफ, जो कि बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन टू आपका एयरपोर्ट तक कनेक्टेड रहेगा। तो ये रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट सिर्फ 25 मिनट में दूरी कवर करेगा। दूसरा, सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं कुछ, जो कि देवनहल्ली सिटी सेंटर ये सब से करेगा। अगर आप देखिएगा ना नॉर्थ बैंगलोर में हेल्थ केयर और एजुकेशन, इतने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुल गए हैं और इतने इंटरनेशनल स्कूल्स खुल गए हैं कि मतलब उस चीज की कमी नहीं होने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो आप नॉर्थ पार्ट ऑफ बैंगलोर में देख सकते हैं। थैंक यू, आपने बहुत लेकिन डिटेल सब में बताया इम्पोर्टेंट कि है। नॉर्थ बैंगलोर में क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब हम अपना रुख करेंगे ईस्ट बैंगलोर की तरफ। तो ईस्ट बैंगलोर में क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं? आपने जैसे बताया आईटीपीएल वो तो है ही, लेकिन और नए क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अगेन यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये जो पहले हम मेट्रो से शुरू करते हैं, यहाँ पे भी पर्पल लाइन एक्सटेंशन जो है आपका, जो व्हाइटफील्ड टू काडुगुड़ी और ITPL जाता है, मेट्रो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके वजह से लोग, और ये फुल 2025 तक ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। व्हाइटफील्ड तरफ एरिया जितने भी लोग काम करने आते हैं सबकी शिकायत रहती है कि बहुत दूर है। तो एक बार अगर ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो डेफिनेटली ये ट्रैवल टाइम लोगों का कम करेगा। सेम मेट्रो की वजह से ही आपका ORR और एयरपोर्ट का जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। अगेन सिंस नॉर्थ और ईस्ट भी PRR और STRR का आता है तो उसके वजह से ये चीजें हो जाती हैं। ईस्ट बैंगलोर अब बहुत बड़ा ईस्ट बैंगलोर माना जाता है, लेकिन जो एक्चुअल ईस्ट बैंगलोर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब हार्ट ऑफ द ITPL और ये सब में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, वहां पे जमीन ही नहीं है। तो लोग थोड़ा आपके होसकोटे रोड तरफ जा रहे हैं।
तो जो होस्कोटे इंडस्ट्रियल जोन है, जहां पे सारे ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज हैं, ये सारा कुछ काफी बूस्टअप कर रहा है उस एरिया को। और सेम जो नॉर्थ बैंगलोर में आपका बागलूर है, जो मैंने बोला कि एरोस्पेस एसईजेड है, इधर से भी, ईस्ट बैंगलोर से भी आप आराम से, वो ज्यादा दूरी नहीं पड़ती है, 15-16 किलोमीटर थोड़ी दूरी पे पड़ती है। तो एसईजेड इंडस्ट्रियल, आईटीपीएल, ये सब तो है ही है, ये सब तो हमेशा से रहा है, बट वहां पे भी जो लोग हैं वो इधर रह सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो है ना, यहाँ पे एक कॉरिडोर प्रपोज किया गया है अभी तक, वो व्हाइटफील्ड विद कोलार और नियर बाय टाउन के, इसमें ना ये कॉरिडोर को थोड़ा ये लोग अभी ये कर रहे हैं कि वहां पे लॉजिस्टिक्स हो गई, वेयर हाउसेस हो गए, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट अब धीरे धीरे उधर डेवलप कर रहे हैं। एसटीआरआर जो है आपका सीधे कनेक्ट करता है आपका होस्कोटे तरफ, तो उससे भी ट्रैवल का आपका हर तरफ जिधर जाना है उधर जा सकते हैं। तो और इसमें आपका बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे लिंक काफी अच्छा है। रेलवे का भी व्हाइटफील्ड, केआरपुरम, बैंगलोर सिटी, आप जानते हैं कि बंगारपेट से कितने लोग आते हैं काम करने रोज ट्रेन पकड़ के, तो सबअर्बन रेलवे डेफिनेटली इसका अच्छी चीज है। और इसमें अगर आप कहा जाए तो अपकमिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट बहुत सारी इधर आ रही हैं। अगर आप पूछे मेरे से कि विच आर द, मतलब कौन से एरिया ईस्ट बैंगलोर में किस पे ज्यादा ग्रोथ है या क्या है, तो व्हाइटफील्ड हो गया, केआरपुरम हो गया, होस्कोटे हो गया, बुदीगेरे क्रॉस एक मतलब आप समझ लीजिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। वहां पे इतनी अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, वहां पे इतना एफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वहां पे इतने कमर्शियल्स आने वाले हैं, काफी बढ़िया बढ़िया चीजें हो, हॉस्पिटल्स आने वाले, अभी आप देखिएगा तो बुदीगेरे में ज्यादा हॉस्पिटल्स और ये सब नजदीकी में नहीं, बट ये सब धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं। माराथली काफी अच्छा जा रहा है एज यूजुअल, बट क्योंकि सिंस मेट्रो वेट्रो आ जाएगा तो वो काफी अच्छा हो जाएगा। आगे आने वाले समय में आपको ओल्ड मेड्रास रोड पे आप काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, जो कि वहां पे आपको अच्छा ग्रोथ देने वाला है। बहुत अच्छे सर, थैंक यू। आपने बहुत डिटेल में बताया ईस्ट बैंगलोर के बारे में भी। चलिए, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आई थिंक हर बैंगलोरियन के मन में होता है। तो नॉर्थ बैंगलोर और ईस्ट बैंगलोर के आपने एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बताया, बट ये पानी की समस्या जो है, जो बैंगलोर में हमेशा रहती है, इन जगहों पे क्या पानी की समस्या है या सब कुछ ठीक है? सर आपने ना एकदम टची पॉइंट पे इसको किया है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात, बैंगलोर में पानी की कमी है या नहीं है, देखिए ये तो कहना बहुत ये हो जाएगा कि, क्योंकि समर में हर जगह पानी की थोड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहती हैं। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए कि पानी किस तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रहा है, देखिए हर जगह आप देखो, आपका कावेरी भी काफी जगह तक पहुंच रहा है, टैंकर्स भी काफी यहाँ पे यूज होते हैं, कई एक लोग अभी अपने प्रोजेक्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब चीजें कर रहे हैं। तो पानी की कमी है क्योंकि लोग काफी बढ़ते जा रहे हैं, काफी लोग जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है उस तरीके से कंजम्पशन होता जाएगा, तो ये स्कैरसिटी तो है, बट इतनी भी कठिनाई नहीं है कि लोगों को दिक्कत उठानी पड़े। हम थोड़ा सोर्स ऑफ वाटर की बात करते हैं। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई क्या होता है, या तो कावेरी वाटर हो गया या तो ग्राउंड वाटर हो गया। ठीक है, अब एरियाज जैसे आपका हेब्बाल हो गया, यलहंका हो गया, तनीसंद्रा का कुछ पार्ट आप पकड़ लीजिए, तो इस सब में आपका कावेरी वाटर सप्लाई जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। देवनहल्ली और दोड्डबल्लापुर कंप्लीटली आपके ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, वहां पे मतलब कावेरी अभी तक आया नहीं है। तो वाइडली एरियाज में जैसे हेब्बाल हो गया, देवनहल्ली हो गया, बेल्लारी रोड हो गया, ग्राउंड वाटर का काफी ये इस तरीके से। अगर हम ईस्ट बैंगलोर की बात करें तो ईस्ट बैंगलोर में आपका व्हाइटफील्ड, माराथली, केआरपुरम, इन सब जगहों पर कावेरी वाटर है, और बाकी सब वहां पे आपका ग्राउंड वाटर पे ही। अब ग्राउंड वाटर में मैं बोल रहा हूँ, टैंकर भी आपके ग्राउंड वाटर में ही आ जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछिए कि ग्राउंड वाटर लेवल अभी अगर एवरेज आउट करना पड़े, तो नॉर्थ बैंगलोर और ईस्ट बैंगलोर में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट इक्वली ग्राउंड लेवल है, मतलब 100 फीट का डिफरेंस ऊपर नीचे रहेगा। वो बहुत अच्छी इंसाइट थी, और क्योंकि बैंगलोरियंस को पानी का प्रॉब्लम होता है हर साल कभी ना कभी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूंगा कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज के क्या आप नाम ले सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट बैंगलोर में, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपने ईस्ट बैंगलोर में बुदीगेरे क्रॉस का नाम लिया, है ना? जी तो ऐसे ही कुछ एरियाज हैं, और एरियाज हैं नॉर्थ बैंगलोर और ईस्ट बैंगलोर में? देखिए, नॉर्थ बैंगलोर में अगर आप देखा जाएगा, अगर हम बात करते हैं कि जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या जो आने वाले हैं जैसे भी है, नॉर्थ बैंगलोर में एक एरिया है जिसे हम कहते हैं शेटीगिरे।
शेट्टीगिरी जो आपका एयरपोर्ट टोल के पहले ही आता है, सादरली गेट के पास है, वहां पे आपका बहुत सारा डेवलपमेंट आ रहा है। वहां पे टाटा का डेवलपमेंट आ रहा है, वहां पे बिरला का डेवलपमेंट आ रहा है, वहां पे गोदरेज का डेवलपमेंट आ रहा है, वहां पे काफी भारतीय सिटी ने भी लैंड ले रखा है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा आपका चंक ऑफ सेगमेंट जो है उस तरफ आ रहा है। दूसरा, अगर आप नॉर्थ बैंगलोर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया केआईडीबी के अंदर जो है काफी नए प्रोजेक्ट, अभी एक नए डेवलपर है कल्याणी डेवलपर, उन्होंने एंटर किया है, 25 एकड़ की प्रॉपर्टी लॉन्च की है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका ग्रोथ कॉरिडोर काफी अच्छा है। नेक्स्ट अगर आप जाइएगा तो यलहंका दोडबल्लापुर रोड जो है, यलहंका न्यू टाउन रोड जो है, उस रोड में आपकी काफी सारे नए डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो ये 3 सेगमेंट जो है ना, ये आपका एक्चुअली अच्छे ग्रोथ का डेवलपमेंट आप इनको कह सकते हैं कि हाँ, अगर आज हम खरीदेंगे तो क्या हमारा पैसा डबल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, इन एरियाज में अगर आप खरीदिएगा तो डेफिनेटली 6 से 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाना चाहिए। हम कंपेयर करेंगे नॉर्थ और ईस्ट बैंगलोर के पीपीएसएफ यानी कि प्राइस पर स्क्वायर फीट, मिड रेंज में और हाई रेंज में भी। सर देखिए, ये प्राइस पर स्क्वायर फीट जो है ना, आजकल बहुत मतलब डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बड़ा सिंपल से तरीके से बताता हूँ। हम इसको 2 सेगमेंट में कर लेते हैं, इसको एक मिड रेंज प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं और हाई रेंज प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें ए कैटेगरी बी कैटेगरी बिल्डर नहीं बोलते हैं, क्योंकि आजकल सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं और एरिया के हिसाब से होता है। तो मैं थोड़ा नॉर्थ बैंगलोर तरफ से इसको करूंगा। जैसे मिड रेंज प्रोजेक्ट्स आप अगर बात करते हैं तो ये आपका बेसिक रेट मैं बोल रहा हूं, मैं आपको ऑल इंक्लूसिव रेट नहीं बोल रहा हूं। बेसिक रेट आपका 6000 से 8000 पर स्क्वायर फीट के आसपास जाता है। ये मिड रेंज का है। मिड रेंज मतलब जो एफोर्डेबल सेगमेंट कह लीजिए या लोगों का रिक्वायरमेंट कह लीजिए। अब सवाल आता है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे कहां? अब ये प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे दोडबुल्लापुर रोड पे, फिर ये मिलेगा तनीसंद्रा मेन रोड पे, थोड़ा अंदर जाके इधर उधर मिल सकता है, फिर आपका बागलुर में मिल सकता है, फिर आपका थोड़ा और देवनहल्ली उधर तरफ चले जाएगा तो मिल जाएगा। ये मिड रेंज प्रोजेक्ट सेगमेंट जो है बहुत कम रह गया है मार्केट में। प्रतीक जी, मतलब आप अगर आज मुझसे बोलेंगे कि मेरे को आप 3 प्रोजेक्ट के नाम बताइए जो इस रेंज में है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा आंसर करना। क्योंकि आज के डेट में सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जो भी हैं, वो सब हाई रेंज प्रोजेक्ट्स हैं। मैं देखिए, जो कोई भी 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर है, मैं उसे हाई रेंज ही मानता हूँ। कारण कि ये एफोर्डेबल सेगमेंट से थोड़ा ऊपर चला जाता है, या मिड रेंज सेगमेंट से जैसे हम बोलते हैं कि पहले मिडिल क्लास था, अब अपर मिडिल क्लास है, तो अपर मिडिल क्लास के लिए थोड़ा ये हायर रेंज में चला जाता है। तो बैंगलोर, नॉर्थ बैंगलोर में भी आपका 9,000 से लेके 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट चला गया है रेट। अब देखिए 9,000 रुपए कहाँ पे है? 9,000 आपका बागलुर कह लीजिए, शेट्टीगिरी कह लीजिए, वहां पे 9,000 10,000 के आसपास चल रहा है। बट यही अगर आप बेलारी रोड और आउटर रिंग रोड पे अगर कहीं लेने की बात कर रहे हैं तो 14-15,000 के नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये नॉर्थ बैंगलोर का मैंने आपको थोड़ा सेगमेंट बताया। ईस्ट बैंगलोर में मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ईस्ट बैंगलोर में आज की डेट में एफोर्डेबल सेगमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। 8,000 के नीचे तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। एक छोटा से छोटा बिल्डर भी जो है आपको 9-10 हजार के रेंज में बताता है। इसका रेंज वहां पे वही 9,000 से 15,000 तक है। आप बागलुर हो गया, सॉरी बुदीगिरे क्रॉस पे मैंने बोला कि जैसे वहां पे जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो आपको 9,000 9,500 के आसपास के रेंज में आएगा। ओल्ड मेड्रास रोड आपका काफी अच्छा कनेक्टिविटी हो रहा है। फिर आपका ये वर्थुर रोड पे काफी अच्छा चला जा रहा है। सरजापुर रोड पे काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हाँ, सारी प्राइसेस आपकी जो है 11,000 12,000 के आसपास रहेंगी। अब मैं आऊंगा थैंक यू। थोड़ा और रेंटल मार्केट पे बात करते हैं। तो रेंटल मार्केट में आपने मेंशन किया पहले भी, नॉर्थ और ईस्ट में कंपैरिजन किया था, बट थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। एवरेज रेंट और ऐसे अगर कुछ आपके पास फिगर्स हों कि किस टाइप के टेनेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स, फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, उससे थोड़ा हमें काफी इंसाइट मिलेगा। ठीक है, आई थिंक ये अगेन ये मैं आपको कहूंगा कि ये डिपेंड अपॉन द एरिया टू एरिया होता है। ठीक है, आज अगर आप देख लीजिए, अगर आप नॉर्थ बैंगलोर की हम बात करें, जो भी कनेक्टिविटी आपका आउटर रिंग रोड से कनेक्टेड है, और थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो 1 BHK आपको कहीं ना कहीं 10,000 से 18,000 के बीच में मिल जाएगा आराम से। नॉर्थ बैंगलोर में कहीं भी आप ले लीजिए, उसमें कोई उतना वो रेंज का कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर कोई गेटेड कम्युनिटी है, कोई ब्रांडेड बिल्डर है, लाइक प्रेस्टीज है या ब्रिगेड है या कोई ऐसा, तो उसमें थोड़ा बहुत 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं होगा। सेकंड, आप अगर 2 BHK की बात करेंगे तो वो 20 से 35 हजार के आसपास रहता है, और 3 BHK आपका 35,000 से 60,000 के ऊपर रहता है। कि ये क्योंकि मैं जो अपर सेगमेंट है वो मैं गेटेड कम्युनिटी की बात बोल रहा हूँ, और जो आपका लोअर सेगमेंट है वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग हो गया या इंडिविजुअल बिल्डिंग हो गया, उस तरीके से बोल रहे हैं। ईस्ट बैंगलोर में क्या है कि ये ईस्ट बैंगलोर में थोड़ा ज्यादा रहता है। रीजन इसलिए है कि जो आज करंट पॉपुलेशन जो
मैं कहूँ कि जो लोग वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, या नंबर ऑफ कंपनीज जो ज्यादा है वो आपके ईस्ट बैंगलोर में है। तो ईस्ट बैंगलोर में सिंस वो ऑफिसेस के नजदीक में जितने भी रेसिडेंसेस है आप देखिएगा, 1 BHK आपको वही करीब 15 से 20 हजार के आसपास मिलेगा। 2 BHK आपको 30 से 40, कुछ जगहों पर 50 भी है, और 3 BHK आपको 40 से 80 हजार के आसपास। लेकिन इसमें क्या है ना, रेंटल के साथ साथ ये मेंटेनेंस मैं इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ। मेंटेनेंस अलग रहता है, क्योंकि अगर कोई रेंटल दे रहा है तो फिर उसमें मेंटेनेंस भी उनका आता है, तो मेंटेनेंस मैं इसमें ऐड नहीं करूँ, ये जी प्योर रेंटल है। जी। तो इसी में मेरा अगला क्वेश्चन था कि आजकल नए फ्लैट्स के लिए बिल्डर्स मेंटेनेंस पर स्क्वायर फीट कितना चार्ज कर रहे हैं इन एरियाज में? देखिए, स्टार्टिंग में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है तो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट से ज्यादा वो नहीं लेते हैं एक साल भर के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए रेंटल्स जो ये मेंटेनेंस का जो आपका चीज रहता है, ये आपको इनिशियल 1 डेढ़ 2 साल में पता नहीं चलता है, क्योंकि रीजन इसका क्या है कि 100% ऑक्यूपेंसी नहीं रहती है। राइट, एक एक करके लोग आते हैं, कभी 10 लोग आए, पूरा 100% जब वो लोग रहने लगते हैं तब वहां पे आपका कॉस्टिंग बढ़ना चालू हो जाता है। तो अगर आपको मैं बताऊं नॉर्मल, अब इसमें भी अगेन अलग अलग चीजें हैं। अगर छोटी कम्युनिटी है तो आपका पर स्क्वायर फीट का रेट ज्यादा रहेगा, और अगर छोटी कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी है तो आपका रेट कम रहेगा। तो कहीं भी आप देख लीजिए 3 रुपए से लेके 7 रुपए तक इस रेंज में आपका पर स्क्वायर फीट पे मेंटेनेंस आता है। ओके। अच्छा, क्या कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो आप देख रहे हैं कि रेंट कम है, और ऐसा है तो क्यों? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में रेंट वहीं कम है जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, या तो फिर जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, रामपुरा करके एक जगह है यहाँ पे नॉर्थ बैंगलोर में। रामपुरा एक अपकमिंग लोकेशंस है, वहाँ पे पूर्वा के लैंड प्रोजेक्ट्स हैं, और प्रेस्टीज का एक विला प्रोजेक्ट भी है उधर। तो वहाँ पे रेंटल्स थोड़े कम है, क्योंकि वो एरिया भी उतना डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पे अभी उतनी डिमांड नहीं हुई है, लोग उस एरिया में अभी रहना नहीं पसंद करते हैं। तो मे बी उस तरह के एरिया, अगर कोई कहीं पे रेंटल कम है तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और वे ऑफ लिविंग है ना, वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जनरली जो लोग आईटीज वाईटीज में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी अच्छी होती है, वो शायद वहां रहना प्रेफर ना करें, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि वो ऐसे जगह रेंट पे रहे जहाँ पे एमिनिटीज अवेलेबल हो, बच्चे खेल सकें उनके, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑफिस में रहते हैं, तो एक अच्छी कम्युनिटी मिल सके, उस तरीके से चीजें होती हैं। और जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रेंटल लेते हैं ना, वो अपने ऑफिस के नजदीक नहीं देखते, वो देखते हैं कि मेरे बच्चे का स्कूल कितना नजदीक पड़ेगा यहाँ से। तो जी जहां पे आप बोल रहे हैं कि रेंटल कम हो रहा है, वहां पे शायद स्कूल्स उतने नहीं होंगे, या वो अच्छे स्कूल्स नहीं होंगे, उसके वजह से रेंटल्स कम होंगे। जी। आई थिंक ये मेरा आखिरी सवाल होगा। जी। आप हमें बताएं कि नॉर्थ और ईस्ट बैंगलोर में मे बी 3 या 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अगर आप 3 3 प्रोजेक्ट की बात करें तो मैं आपको प्री लॉन्च प्रोजेक्ट तो सब लॉन्च हो चुके हैं, सब आइडिया है, बट मैं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से बता सकता हूँ। नॉर्थ में गोदरेज का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है 62 एकर्स का, शेटीगिरी एरिया में। फिर आपका टाटा का बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है वहाँ शेटीगिरी में। दूसरा मेजर जो है उसमें आपका मे बी अनदर 6 years 7 years डाउन द लाइन भारती सिटी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट आने वाला है नॉर्थ बैंगलोर में। और फिर अगर आप दोडबल्लापुर रोड तरफ चले जाएं तो ब्रिगेड की एक काफी अच्छी डेवलपमेंट, मतलब लग्जरी सेगमेंट कह लीजिए या क्या कह लीजिए, बहुत अच्छा एक 14 एकड़ का डेवलपमेंट आ रहा है, जो कि अगर किसी एंड यूजर के लिए चाहिए तो वो उसमें उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं या रह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मेरे से ईस्ट बैंगलोर की बात करें कि जो मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट या फ्यूचर में कौन सा आ रहा है, तो वहाँ पे सलारप्रिया सत्वा का सॉन्गबर्ड करके एक प्रोजेक्ट है, काफी अच्छी प्रोजेक्ट है वो, और वो अभी बिक रहा है। फिर उसके बाद सरजापुर में बिरला का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, वो जिसके ऊपर अभी काम चालू हो चुका है। और फिर एक डिस्ट्रिक्ट 25 करके नाम्बियार का है, वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, वो आ सकता है। और प्रेस्टीज की काफी अच्छी प्रोजेक्ट चल रही है रेन ट्री पार्क, जो अभी आपके वर्थुर में है। तो ये प्रोजेक्ट्स है जिसपे लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं फाइनली ये सब समझने के बाद ये पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास आता है और जी। वो बैंगलोर में इन्वेस्ट करने के लिए देख रहा है, और हाँ, स्पेसिफिकली नॉर्थ और ईस्ट बैंगलोर के पर्सपेक्टिव से आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए मेरे लिए तो मैं कहीं भी उनको दिलाऊं, मुझे तो मेरा फायदा मिल जाएगा, लेकिन मेरी आदत शुरुआत से रही है कि मैं कभी भी अपने लिए नहीं सोचता हूं। मैं ये सोचता हूँ कि इन्वेस्टर्स हो या एंड यूजर हो, उनको प्रॉपर्टी दिलाओ तो 5 साल बाद वो अगर जब उसमें रहें तो वो मुझे जरूर याद रखें
देखिए डिपेंड करता है कि आपको आपका बजट कितना है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, आपका पॉकेट आपको कितना अलाउ करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपका पॉकेट ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्थ बैंगलोर तरफ फोकस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, बजट आपकी अच्छी खासी है, तो ईस्ट बैंगलोर में भी आप कर सकते हैं। आपको जो इंक्रीमेंटल है इन्वेस्टमेंट तौर पे, देखिए मेरा सिंपल सा फंडा है कि आप कितना पैसा लगाते हैं और कितना बनाते हैं, और परसेंटेज वाइज कितना बनता है उस हिसाब से दिखता है। तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट कैसा है। ठीक है सर, थैंक यू। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स हमें बताए, स्पेसिफिक एरियाज बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बताए नॉर्थ और ईस्ट बैंगलोर में। और आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल क्लैरिटी आएगा कि अगर वो नॉर्थ और ईस्ट बैंगलोर में कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना मन बना सकेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया इनसाइडर ओपिनियन में, और आई एम रियली हैप्पी एंड माय ऑल बेस्ट विशेस टू यू कि आप इसको और आगे ले जाएं। हमने कई लोगों को कंसल्ट किया है और उनको नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स उनके जो भी रहे, जैसे एज पर उनके रिक्वायरमेंट हमने उनको डेफिनेटली उनके ड्रीम होम्स हमने दिलाए हैं। और आगे इससे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड से आपको सहयोग की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जरूर सर, थैंक यू।